ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थायराइड हार्मोन के नेचुरल जो एगोनिस्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और जो एंटागोनिस्ट्स हैं तो वो जो है ना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इससे पिछली वाली वीडियो में इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसमें मैंने थायराइड हार्मोन की बायोसिंथेसिस डिस्कस कर ली थी। ओके, तो थायराइड हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन्स हैं? T3 एंड T4। अब जो इनकी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे वो हम जब भी मैं बात करूँगा वो जो भी बात करूँगा वो T3 की बात करूँगा। क्यों? क्योंकि T4 क्या, इट इज़ इनएक्टिव फॉर्म, वो जो है ना कन्वर्ट हो जाएगी इनटू T3 बाय डी आयोडीनेज एंजाइम, जो कि ये 4 लिखा है। 4 का मतलब इसके पास 4 आयोडीन है दैट इज़ अटैच टू दिस टायरोसिन, तो वो रिमूव हो जाएगा, एक रिमूव करेगा T3 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो अब इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन फॉलो करेगा। ओके, तो इससे मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन से पहले बता देता हूँ कि दीज आर स्टेरॉयड हार्मोन। तो स्टेरॉयड हार्मोन से आपको पता चल गया होगा, अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। फ़र्ज़ करें ये सेल है, तो एज इट इज़ अ स्टेरॉयड हार्मोन, तो यहाँ पे क्या लिपिड बायलेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो है ना वो लिपिड को डायरेक्टली डिफ्यूज़ अंदर करवा लेती है, कोई चैनल्स किसी की भी ज़रूरत नहीं होती। तो अंदर चले जाते हैं तो इनका रिसेप्टर किधर होगा? ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो है ना इनका अपना रिसेप्टर होगा। तो ये स्टेरॉयड हार्मोन आए, न्यूक्लियस में इंटर हो गए, न्यूक्लियस में अटैच हो गए, न्यूक्लियस में जो अपना रिसेप्टर है उस पर जाके अटैच हो जाएंगे। जब अटैच हो गए तो इट विल एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या बनता है? मैसेंजर RNA बनता है, जो कि फिर आउटसाइड आ जाएगा टू द साइटोसोल, और यहाँ पे इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या करेगा? प्रोटीन जाके डिफरेंट चैनल्स बनाएगा, डिफरेंट फर्दर इंजाइम्स बनाएगा, जो कि जो है ना इसके सब फंक्शंस कैरी आउट करेगा। अब मैंने कहा था कि एगोनिस्ट्स में सारे इनके फंक्शंस डिस्कस करूँगा। तो इसके फंक्शंस असल में थायराइड के हैं, मेन काम इनका क्या है? मेटाबॉलिज्म। हमारी फुल बॉडी के मेटाबॉलिज्म में इसका काम है। हर जगह, वैसे तो हर जगह इधर काम इसका काम है, लेकिन मेन काम मेटाबॉलिज्म का है। तो मेटाबॉलिज्म किस चीज़ में डिस्कस करेंगे? बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है कि मतलब इट इज़ द मतलब कि एक लिमिटेड, बेसल मतलब कि एक लिमिट में मेटाबॉलिज्म रेट कंट्रोल करेगा कि हमारी बॉडी जो है ना नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द लाइफ मेंटेन सब कर सके। तो इसकी ये जो है ना ये करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ करेगा। क्लियर? इसका मतलब हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करेगा, बॉडी का एनर्जी आउटपुट जो है ना वो एनर्जी यूज़ आउटपुट जो है ना वो इंक्रीज़ आउट करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? हमारी बॉडी में वेट लॉस होगा। वेट लॉस, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये मैं हाइपर थायराइड की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो इस हाइपर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थायराइड इंक्रीज़ हो गया तो ये फंक्शन हो गई। तो इसके ऑपोजिट में फिर हाइपो कर सकते हैं, ये ऑपोजिट करते जाएं तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म का सिम्टम आ सकते हैं। ओके, तो हाइपर की मैं बता रहा हूँ, तो ये क्या वेट लॉस है? वेट लॉस ये डिस्पाइट नॉर्मल ईटिंग है। ठीक, अगर अब नॉर्मल T3 होगा तो ऑफकोर्स ये सिम्टम्स फिर ये जो है ना फंक्शंस नहीं हो गए। ये T4 की मैं T3 T4 की मैं इंक्रीज़ की बात कर रहा हूँ। एक दोबारा बता दिया कि ये ना हो कि आप इसके नॉर्मल थायराइड का ये फंक्शंस कर रहे हो। ओके ओके, तो अच्छा मैं किधर था? अच्छा, वेट लॉस हो गया डिस्पाइट द नॉर्मल ईटिंग। अच्छा, उसके बाद क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ कर रहा है, तो मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट की वजह से फुल बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो गया, फुल बॉडी तेज़ तेज़ काम कर रही है। तो अब हर एक ऑर्गन की पे बात करेंगे। हार्ट पे है तो हार्ट विल गो इनटू टैकीकार्डिया। स्टमक में बात करेंगे तो स्टमक क्या करे? जल्दी काम करेगा, जिसकी वजह से इट वॉन्ट बी एबल टू एब्जॉर्ब, जिसकी वजह से डायरिया हो गया। क्लियर? इसके बाद जो है ना हमारी बॉडी क्या होगी? रेस्टलेस होगी, हमें ट्रेमर्स होंगे, इंसोम्निया होगा बंदे को, एंड हाइपरग्लाइसीमिक होगा। हाइपरग्लाइसीमिक क्यों होगा? क्योंकि ये इंक्रीज़ है, तो ये इंक्रीज़ करने के लिए हमारी बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस इंक्रीज़ करवाएगा, जिसकी वजह से जो है ना हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा होगा। ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो वो जो है ना ये मेंटेन कर पाएगा ना। तो ये सारे जो है ना फंक्शन हो गए ऑफ द T3 हाइपर में। असल में मैंने हाइपो, आप कहेंगे हाइपो क्यों नहीं डिस्कस किया? हाइपो इसलिए डिस्कस नहीं किया कि अब ये T3 T4 का जो T3 का जो अपना फंक्शन है ना दैट विल बी सिमिलर टू दिस। ये तो वो सिर्फ इंक्रीज़ की बात आ गई, लेकिन फिर भी इसमें रिलेट कर सकते हैं कि ये सारे फंक्शंस क्या है T3 नॉर्मली करता है, लेकिन ये सारे एग्जैजरेटेड हो गए हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड T3। क्लियर? तो ये सारे हो गए फंक्शंस। ओके, तो अब जो है ना फर्दर बात करते हैं, इसके काइनेटिक्स डिस्कस करते हैं।
काइनेटिक्स। ये जो है ना फॉर्मुलेशन इसकी किस फॉर्म में होगी, ओरल एंड आईवी। अब ओरल कब देंगे, आईवी कब देंगे, वो मैं बताता हूँ। अच्छा, तो पहले हमने फ़र्ज़ करें ओरल दे दी है, सही है, ओरल दे दी है बंदे को, वो गई, मतलब मोस्टली एब्जॉर्ब किधर होती है, ड्यूडेनम में होती है, ड्यूडेनम एंड इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब ये क्या होगी, एब्जॉर्ब। और इसकी मैंने इंक्रीज़ की बात कर ली, तो इसकी एब्जॉर्प्शन किस वजह से इंक्रीज़ हो सकती है, हमारी स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड अगर इंक्रीज़ हो जाए तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होगी, या फिर जो है ना इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो प्रॉपरली जो है वो किल आउट नहीं होंगे, तो उसकी वजह से जो है ना ये इंक्रीज़ हो सकते हैं, या फिर किसी टाइप का फूड पे डिपेंड करता है जो कि एसिडिटी इंक्रीज़ करवाएगा, तो वो भी इंक्रीज़ आउट कर सकता है इसकी एब्जॉर्प्शन। और अब इंक्रीज़ की बात होगी तो ऑफ कोर्स डिक्रीज़ की भी बात होगी, तो इसकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ कौन करेगा, डिक्रीज़ जो है ना उस स्टेट में होगा कि अगर मतलब एक बंदा है जिसको हाइपोथायरॉयडिज़म है। अब ये ज़रा फ़नी बात है कि हाइपोथायरॉयडिज़म है एक बंदे को कि थायराइड हार्मोन उसका लेस सिक्रीट आउट हो रहा है, तो जब लेस सिक्रीट आउट होगा तो वो ही जो है ना फैक्टर है जो कि इसकी एब्जॉर्प्शन कम करवाएगा। तो अब अगर माइल्ड है तो इट वोंट स्टॉप इट्स एब्जॉर्प्शन, कि वो इंक्रीज़ जो है ना वो स्टॉप नहीं करवाएगा। लेकिन अगर सिवियर हाइपोथायरॉयडिज़म है तो उसकी वजह से ये एब्जॉर्प्शन रुकवा देगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, डिक्रीज़ करवा देगा। क्लियर? तो अब देखें यहाँ पे अब एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही प्रॉपर, हमने ओरल दी है और एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रही, तो इस केस में वी विल स्विच टू आईवी, जिसमें एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत ही नहीं है कि बंदे को हाइपोथायरॉयडिज़म हो ना हो, इट डजंट मैटर। क्लियर हो गया? ओके, तो अब बात आते, अब ये तो है ना इसकी काइनेटिक्स डिस्कस हो गई, अब जो है ना इसकी फार्माकोडायनामिक्स डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने जो है ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो ऑफ कोर्स ये एक्सप्लेन हो गया है, मतलब फार्माकोडायनामिक्स में क्या क्या आता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है, इसके जो है ना ड्रग इंटरेक्शंस आती हैं। क्लियर हो गया? और साइड इफ़ेक्ट्स तो डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि वो सारे ये इसमें आ गए, हाइपर हो गया, हाइपो हो गया, तो सब कुछ इसी में डिस्कस हो जाते हैं। ओके, तो डायनेमिक्स में मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है ना मैंने डिस्कस कर दिया है। अब जो है ना क्या डिस्कस करते हैं, इसकी ड्रग इंटरेक्शंस इसकी बेसिकली ये है कि दीज आर द इंड्यूसर्स ऑफ P450, साइटोक्रोम P450 आइसोजाइम्स हैं, उनकी जो है ना इंड्यूसर्स हैं, तो उनके इंड्यूसर्स हैं, तो इसके साथ अगर मतलब हाइपरथायरॉयड है पेशेंट, तो वो क्या करेगा, इंड्यूस करेगा P450 को, जिसकी वजह से कुछ ड्रग्स हैं दैट वोंट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, क्योंकि P450 क्या करेगा, उनको इनएक्टिव करवा देगा। अब वो ड्रग्स कौन कौन से हैं, वो बेसिकली सारे जो है ना मेनली CNS ड्रग के साथ इसका काम है, कार्बामेज़ेपिन, फिनोबार्बिटॉल, ये सारे CNS चैप्टर में डिस्कस करेंगे, आप खुद ही पढ़ लेंगे। फिनेटोइन, ये तो तीनों क्या है, CNS की ड्रग्स हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्सों में आ सकती हैं, उसमें डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा है रिफैम्पिन, जो कि ट्यूबरक्लोरोसिस के पेशेंट में देंगे। ओके, तो ये P450 क्या करेगा, इन सब को जो है ना इनकी सबकी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करवा देगा, जिसकी वजह से इनकी हाफ़ लाइफ रिड्यूस हो जाएगी। अगर इनको 1 घंटा काम करना था तो अब ये जो है ना सिर्फ 30 मिनट्स काम करेंगे, मतलब अपना प्रॉपर फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर सकते। और एक और जो है ना कॉन्ट्रा इंडिकेशन आप कह सकते हैं या फिर प्रिकॉशन कह सकते हैं, जो भी इसको कंसिडर करें, ये कि प्रेग्नेंट स्टेट में TBG दैट इज़ कॉल्ड एज थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, वो क्या करता था, वो इस T3 को कैरी आउट करके ले जाता था टूवर्ड्स इट्स फंक्शनैलिटी वाली जगह पर। तो प्रेगनेंसी में क्या हो जाएंगे, ये ग्लोबुलिन्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो हमारे पास ब्लड में कोई भी फ्री T3 नहीं होगा, सारे क्या करेंगे, बाइंड हो जाएंगे टू दिस ग्लोबुलिन। ओके, तो ठीक,
तो ये सारी बात यहाँ पे डिस्कस हो गई है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ इट वर्क्स, काइनेटिक्स, डायनामिक्स, इसका फंक्शनैलिटी कैसी है एगोनिस्ट की, ये सब डिस्कस हो गई है। तो यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन इस वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग देयर। अल्लाह हाफिज़।